हेलो दोस्तों, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक काफ़ी डेंजरस, थोड़ी अनकॉमन बीमारी है जिसमें हार्ट की नलियों में जो लंग्स को सप्लाई करती है वहाँ पे ब्लड का क्लॉट बन जाता है, खून का थक्का हो जाता है, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। इस बीमारी में यदि इसे टाइम टू टाइम सही से डायग्नोज नहीं किया गया, सही से ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इसको डायग्नोज करने के लिए सबसे बेस्ट टूल जो अवेलेबल है वो है इकोकार्डियोग्राफी, जो कि हार्ट का सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड है। इसमें हम डायग्नोज कर सकते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म को और काफ़ी कॉन्फिडेंटली ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। हालांकि फाइनल कंफर्मेशन के लिए सीटी स्कैन लगता है, डी डाइमर लगता है, ईसीजी से भी थोड़ी मदद मिलती है। लेकिन सबसे बेस्ट टूल और सबसे इजीली अवेलेबल टूल की बात करें तो वो इकोकार्डियोग्राफी है। आज हम बात करेंगे इकोकार्डियोग्राफी में पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, कैसा बेसिकली दिखता है, ताकि ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए और पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस को एटलीस्ट समझने में आपको मदद मिले कि इकोकार्डियोग्राफी में क्या मिलता है। ये लोगों के लिए ज़्यादातर इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर एटलीस्ट एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए और लोग हमसे पूछते हैं इस बारे में, इसलिए ये डिस्कशन ज़रूरी है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा दिन। सबसे पहले तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में राइट साइड के चेंबर्स का डायलेशन हो जाएगा। यदि बिना किसी और कारण के राइट साइड के हार्ट के चेंबर्स डायलेटेड हो गए और पहले नहीं थे, सडनली डायलेटेड हो गए, तो वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म को बहुत ज़्यादा फेवर करेगा। ये डायलेशन होने का वजह ये है कि क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल पुश करता है। जब पल्मोनरी आर्टरी के में कोई क्लॉट जम जाता है तो राइट वेंट्रिकल के ऊपर बैक प्रेशर बनता है, यानी कि रास्ता नैरो हो गया है, नली लगभग पूरी या आधी अगर क्लॉट से भर गई है तो बाकी बची हुई जगह में से हार्ट को पंप करना पड़ेगा। ये बहुत कम जगह में से जो ब्लड को पंप करना है, इस कार्यक्रम में या इस प्रॉब्लम में हार्ट को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा प्रेशर जनरेट करना पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल एक बड़े पाइप से आपको अगर पानी को पहुंचाना हो तो पानी बहुत कम फोर्स से इजीली चला जाएगा, लेकिन जैसे जैसे पाइप का मुँह सिकुड़ता जाएगा बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ पानी को आना पड़ेगा, तभी वो क्रॉस कर पाएगा। तो इस तरह के केसेस में जब पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है तो लंग्स की नलियाँ सिकुड़ जाती हैं। लंग्स को नलियों में ब्लड को पहुंचाने के लिए हार्ट को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। ये एक्स्ट्रा मेहनत जब हार्ट नहीं कर पाता है तो राइट हार्ट फेल भी हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को इकोकार्डियोग्राफी में राइट साइड का हार्ट फेलियर दिख रहा है और कोई और कारण नहीं दिख रहा है तो वो एम्बोलिज्म को पक्का फेवर करेगा। राइट साइड का हार्ट में ब्लड ज़्यादा भर जाता है, इस वजह से राइट साइड का एट्रिया और राइट साइड का वेंट्रिकल ये दोनों डायलेट हो जाते हैं। राइट साइड के वेंट्रिकल को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और वो नहीं कर पा रहा है, इसलिए राइट हार्ट फेलियर दिखाई देता है, यानी राइट साइड की वॉल कम काम करती दिखाई देगी। और जब हार्ट डायलेट हो जाता है तो ट्राइकस्पिड वाल्व जो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, ये वाल्व आपस से चिपक नहीं पाता, जिसकी वजह से गैप रह जाता है और ब्लड लीकेज होता है, जिसे ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन बोलते हैं। ये अक्सर देखने को मिलता है। और इसके अलावा कुछ कुछ केसेस में इंटर एट्रियल सेप्टम का बोइंग या इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का बोइंग मिल सकता है, यानी कि जब राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ जाता है तो जो बीच का सेप्टम है एट्रिया के बीच, यानी राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया के बीच में, वो लेफ्ट एट्रियम की तरफ खिसक जाता है। वैसे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ दब जाता है, क्योंकि राइट साइड का हार्ट डायलेट हो गया तो उसने दूसरे साइड को कंप्रेस करना चालू कर दिया। हार्ट में बेसिकली ये सारे स्ट्रक्चर एक सीमित जगह में रहते हैं, क्योंकि बाहर ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते, बाहर चारों तरफ पेरिकार्डियम है तो वो एक्सपैंड करने नहीं देगा। तो जब हार्ट डायलेट होता है तो वो एक साइड के हार्ट को कंप्रेस करने लगता है, क्योंकि दूसरी तरफ जगह ही नहीं है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल छोटा हो जाता है, राइट वेंट्रिकल बड़ा हो जाता है। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट फाइंडिंग ये है कि पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर आप मेजर कर सकते हो, चूँकि ट्राइकस्पिड वाल्व का लीकेज का जेट का कितना प्रेशर उससे भी हो सकता है, और पल्मोनरी वाल्व एक्सेलरेशन टाइम, ये दोनों चीज़ों से हो सकता है। जितना ज़्यादा जेट का प्रेशर है उतना ज़्यादा पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर है। फॉर एग्जांपल पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर अगर 20 से कम है तो वो मिनिमल में आएगा, 20 से 40 है तो माइल्ड में आएगा, 40 से 60 है तो मॉडरेट में आएगा, 60 से ज़्यादा है तो सिवियर रिगर्गिटेशन में आएगा। और इसी तरह से यदि किसी व्यक्ति का अगर पल्मोनरी वाल्व एक्सेलरेशन टाइम कम होते जाता है तो वो इंडिकेट करेगा कि सीवियर पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है। पल्मोनरी वाल्व एक्सेलरेशन टाइम बेसिकली ये टाइम डिनोट करता है कि कितना टाइम लग रहा है पल्मोनरी वाल्व को खुलने में। जितना कम टाइम लग रहा है उतना ज़्यादा सीवियर है। जैसे टीआर जेट में जितना ज़्यादा टीआर जेट का ग्रेडियंट है उतना ज़्यादा सीवियर पीएच है। पल्मोनरी वाल्व एक्सेलरेशन टाइम में उल्टा है, जितना कम वाल्व एक्सेलरेशन टाइम है उतना ज़्यादा सीवियर पीएच है। तो ये आपको ये दो पैरामीटर्स है जिससे आप पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर्स को असेस कर सकते हो और इसके माध्यम से आप असेसमेंट कर सकते हो कि कितना क्लॉट है। कई बार वो क्लॉट पल्मोनरी आर्टरी में डायरेक्टली भी दिख जाता है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में क्लॉट डायरेक्टली भी दिख जाता है, तो ये एक सब्सटेंशियल एविडेंस हो जाता है कि वहाँ पे क्लॉट है, पेशेंट को चेम्बर्स डायलेटेड है, सांस फूल रही है, इसका मतलब
पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से ही हुआ है। कई बार राइट वेंट्रिकल फेलियर में चला जाता है, इसकी वजह से जो इंफीरियर वेना केवा ये डायलेट हो जाता है, या हार्ट के चारों ओर पानी भी भर जाता है, इसको पेरिकार्डियल एफ्यूजन बोलते हैं। अगर ये भी मिल रहा है तो ये भी एक इनडायरेक्ट एविडेंस है कि राइट हार्ट फेल हो गया है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जितना ज़्यादा कंप्रेस करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल को, उतना लेफ्ट वेंट्रिकल एक डी शेप इख्तियार कर लेता है, यानी कि जो बीच का पोर्शन है जो नॉर्मली फैला हुआ रहता है वो चिपक जाता है, तो एक डी जैसा शेप हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल का। इसे डी साइन बोलते हैं या डी शेप लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। यदि ये अगर मिल रहा है तो ये फेवर करेगा कि राइट वेंट्रिकल में प्रेशर ओवरलोड हो गया है, यानी राइट वेंट्रिकल में इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया कि वो लेफ्ट को दबा रहा है, तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म को फेवर करेगा। और लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन है मैकॉनेल साइन। मैकॉनेल साइन बेसिकली एक साइन है जिसमें इको में आप देखते हो कि राइट वेंट्रिकल का जो फ्री वॉल है वो बहुत कम मूव कर रहा है, लेकिन राइट वेंट्रिकल का जो अपेक्स है वो कंपैरेटिवली बेटर मूव कर रहा है। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर एरिया जो फ्री वॉल का है वो कम काम कर रहा है और अपाइकल वाला एरिया ज़्यादा काम कर रहा है, तो ये सजेस्ट करेगा कि मैकॉनेल साइन पॉजिटिव है और ये एम्बोलिज्म को फेवर करेगा। हालांकि ये भी हर व्यक्ति जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म है सब में मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर पेशेंट्स में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल का डायलेशन आपको मिलेगा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में प्रेशर ओवरलोड मिलेगा, टीआर जेट मिलेगा, कभी कभार क्लॉट मिलेगा। क्लॉट मिलने का चांस भी बहुत कम है। 100 एम्बोलिज्म का आप केस देखोगे तो एक आध में मिल जाएगा, ज़्यादातर 95 to 99% में क्लॉट नहीं दिखेगा। ये प्रेशर ओवरलोड और वॉल्यूम ओवरलोड के जो राइट वेंट्रिकल के साइंस है ज़्यादातर यही दिखते हैं। पेरिकार्डियल एफ्यूजन के होने का साइन भी लगभग नहीं के बराबर है। राइट वेंट्रिकल अगर डायलेटेड है और राइट वेंट्रिकल डिसफंक्शनल है तो इन्फीरियर वेना केवा डायलेटेड मिलेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट साइन है जो सजेस्ट करता है कि सीवियर एम्बोलिज्म है। अगर राइट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन आता है तो पेशेंट को आपको स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन देना पड़ता है खून पतला करने के लिए। तो ये सारे साइंस अगर इकोकार्डियोग्राफी में मिल रहे हैं तो वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म को सजेस्ट करेंगे, और यदि ये साइंस पॉजिटिव है तो पेशेंट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा सीवियरिटी है उतना ज़्यादा सीवियर एम्बोलिज्म है और उतना जल्दी और उतना अग्रेसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के पेशेंट में इको द्वारा आप ये जज कर सकते हो कि एम्बोलिज्म छोटा है या बड़ा, पेशेंट का मृत्यु दर क्या होगा, पेशेंट को कितना जल्दी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, और लॉन्ग टर्म उसमें क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। थेरेपी के बाद कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके बाद कंडीशन ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है, पेशेंट कंडीशन डिटोरिएट तो नहीं हो रही, फिर से एम्बोलिज्म तो नहीं हो गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें इकोकार्डियोग्राफी द्वारा पता चलती है एम्बोलिज्म के पेशेंट्स में। इसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस में यदि आप और कुछ देखना चाहते हैं तो इस पर भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, और इको पर यदि आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस पर भी हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, इन्हें चेकआउट करिए। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें। पूरा दिन।